हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जैसा कि आपको ऊपर टैगलाइन में दिखाई दे रहा होगा। ये स्टैंडर्ड 10 के सिविक्स का चैप्टर है, तो इसको हम कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं और पूरे के पूरे चैप्टर को क्लियरली और थॉरो रिवीजन के साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। और हो सका तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक लिस्ट बना के आपको वीडियो के एंड में जरूर दे देंगे, ताकि इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं और हर चीज की वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो सबसे पहले इसमें 3 कंडक्ट आ रहे हैं, जैसा कि आप वर्ड के टैगलाइन में ही देख सकते हो, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इससे पहले वाला चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उसमें क्लियरली कहा गया था कि हमारी सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स है, और इसीलिए आज हम अपने सोसाइटी के 3 डिफरेंट डिविजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? जेंडर, जेंडर, उसके बाद हमारा आएगा रिलीजन, और उसके बाद आएगा हमारा कास्ट। तो हम इन तीनों को क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पहले उठाते हैं, जेंडर। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर? ठीक है, अब इसके बारे में बात करें। जेंडर, ठीक है। तो जेंडर असल मायने में ये एक डिवीजन है जो सोसाइटी की थॉट है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं दो चीजें होती है, जेंडर और सेक्स। जेंडर डिवीजन और सेक्सुअल डिवीजन। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो जेंडर डिवीजन और सेक्सुअल डिवीजन। अच्छा चलो इसको लेके ही चलते हैं। ये एक टाइप का क्या है? जेंडर क्या है? एक टाइप का सोशल डिवीजन है। जेंडर इज अ, तो जेंडर के बारे में क्या बोल रहे हैं? इट इज अ सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन। ठीक है, असल मायने में ये एक सोशल डिवीजन है, जो क्या दिखाता है? जो ये दिखाता है कि हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के लोग जेंडर के रिगार्डिंग किस टाइप की थॉट रखते हैं, और वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये लोगों का आइडियोलॉजी जेंडर के हिसाब से कैसा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जेंडर एंड सेक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेक्स, तो जेंडर इज अ सोशल डिवीजन, जहां पर समाज बांटता है कि हाँ, पुरुष का काम क्या है, महिला का काम क्या है। जबकि सेक्स, इट इज अ बायोलॉजिकल डिवीजन। ठीक है, इधर यू कैन बी मेल और फीमेल, मतलब आप मेल हो सकते हो या फीमेल हो सकते हो, या बायोलॉजिकल टर्म में जो डिवीजन होते हैं वो हो सकता है आपके साथ। लेकिन यहां पर की बात करें तो ये एक सोशल डिवीजन है। जेंडर इज अ सोशल डिवीजन, जहां पर जेंडर को लोगों के हिसाब से काम दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जिसको आपको याद रखना होगा कि जेंडर डिवीजन अलग है, सेक्सुअल डिवीजन अलग है। ठीक है, कुछ लोग इसको मिक्स करके पढ़ लेते हैं, तो वो मिक्स नहीं करना है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल टर्म है और ये सोशल टर्म है अपना। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग पढ़ते रहिएगा। अब बात कर ही रहे जेंडर डिवीजन की, तो ये बात कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा और कि ये क्या कह रहा है। तो असल मायने में ये एक वैसा डिवीजन है जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में काफी लॉन्ग टर्म से मौजूद है, एग्जिस्टिंग है। और इसी वजह से ये क्या हो गया, ये हमारे सोसाइटी के हायरार्किकल टर्म्स में एंटर कर चुका है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग, इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग socially existing, it is a long lasting socially existing division। ठीक है, ये काफी समय से हमारे सोसाइटी में मौजूद है, और ये डिवीजन बहुत ही यूनिक है। किन टर्म्स में यूनिक है? इसके यूनिकनेस का सबसे प्राइम रीजन ये है कि जेंडर जो डिवीजन है ये सोशली एग्जिस्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग सोशली एग्जिस्टिंग डिवीजन है, जो काफी समय से हमारे सोसाइटी में मौजूद है। आपने भी पढ़ा, ये एक सोशल डिवीजन है, इसी वजह से ये बायोलॉजिकली हो ही नहीं सकता, बायोलॉजिकली नॉन एग्जिस्टिंग है। अब एक और टर्म यहाँ पर आ जाता है जिसको हमको याद रखना होता है, जिसको हम अपने साथ लेके चलते हैं, और वो हमारा क्या है? वो ये है कि ये it is totally based on, it is totally based on
किस बात पर ये पूरी तरीके से बेस्ड है? तो ये बेस्ड है सोशल सेपरेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। ठीक है। सो ये इन दो बातों पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या क्या कौन से थॉट पे? तो ये एक पूरी की पूरा सोशल सेपरेशन पर डिपेंडेड है कि हमारे सोसाइटी में किसको कितना सेपरेट रखा जाता है, एंड स्टीरियोटाइप्स मतलब ये एक कॉमन फेनोमेना थॉट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई बोल दे कि फॉर एग्जांपल कि दक्षिण के तरफ पैर करके नहीं सोते, तो ये एक स्टीरियोटाइप हो गई। ऐसा है कि नहीं है? होता है, हर एक सुनने को मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीते, तो ये क्या है? ये एक स्टीरियोटाइप्स हो गए जिसको हम लोग बस थॉट में मान लिया कि हाँ यार ये गलत है तो ये गलत है, या फिर ये सही है तो ये सही है। इस चीज को हमने मान लिया है, भले वो सही हो या ना हो लीगल टर्म्स में। तो उसी तरह ये एक क्या है? स्टीरियोटाइप है, जिसको अगर आपकी आइडियोलॉजी ने सही मान लिया तो वो गलत भी हो तो भी आपको वो सही ही लगेगा। अगर कोई कल आपको बता दे कि ये डायरेक्शन जो पूरब की डायरेक्शन, वो पूरब नहीं है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन है, और अगर आपका दिमाग स्टीरियोटाइप थॉट्स को मानते हुए वो थॉट को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप कुछ भी कर लो, आपके दिमाग में वो स्टीरियोटाइप बैठ ही जाएगा कि हाँ यही थॉट है और यही ओरिजिनली है। तो असल मायने में सोशल सेपरेशन स्टीरियोटाइप पर डिवाइडेड होता है पूरा का पूरा हमारा जेंडर। अब अगर बात करते हैं इसके फर्दर डिविजन्स की, तो फर्दर डिविजन्स में क्लियरली आता है कि ये हमारे सोसाइटी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो ये हमारे सोसाइटी की एकदम प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको, हमारे सोसाइटी के लोगों को क्लियरली बताया गया होता है कि आप इस काम को करने के लिए बने हो। हमारे थॉट में जो बात क्लियरली लिखी गई होती है कि इसको एक नाम दिया जाता है, क्या? कि जेंडर असल मायने में आगे जाकर एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बन जाता है, और उसको हम क्या नाम देते हैं? ये वाला जो नाम है ना, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, और मॉडिफिकेशन होकर ये टर्म बन जाता है हमारा, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा, आते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि क्या होता है कि सोसाइटी में थॉट देकर बच्चों को पैदा किया जाता है या बड़ा किया जाता है कि अगर आप लड़के हो तो आप ये काम करने के लिए बने हो, अगर आप लड़की हो तो आप ये काम करने के लिए बने हो। ये एक होता है सोशल डिवीजन ऑफ, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जिसके अंदर ये कंसिडर किया जाता है कि women have to work inside the houses such as cooking, क्लीनिंग, वाटर फेचिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे सभी टर्म को कंसिडर करना होता है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि यार हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो थॉट है, वो किस बात पर डिपेंडेड है कि हम लोग क्या थॉट रखते हैं, मतलब हमारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्किंग कैसी चल रही है। तो ये एक बात आ जाती है जो बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसको लेके चलना है अपना। उसके साथ साथ एक और टर्म आता है हमारे साथ कि मेन्स आर कंसिडर, जहां महिलाओं को कहा था, जहां विमेन्स को कहा था कि यू हैव टू स्टे इनसाइड द हाउस एंड वर्क इनसाइड द हाउस, वहीं लड़कों को या फिर बॉयज को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि यू हैव टू वर्क आउटसाइड द हाउसेस, मतलब घर के बाहर जाकर आपको काम करना है, और जैसे आपको बाहर जाकर पैसे कमाने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप के काम करने होते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये सच में वैसा ही है जैसा दिखाने की कोशिश हो रही है कि लड़कों को बाहर जाकर काम करना है, लड़कियों को घर में रहकर काम करना है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जनरली देखा जाता है कि ऐसा कोई नहीं है कि लड़कों वाले काम लड़कियां नहीं कर सकती या लड़कियों वाले काम लड़के नहीं कर सकते। ये ऐसा आसानी से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप जब भी देखोगे तो देख सकते हो कि इंटीरियर या फिर इंडोर वाले वो सभी वर्क मेल करते हैं जब उनमें पैसा आने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सारे के सारे कुक, मतलब बहुत सारे कुक और बहुत सारे टेलर क्या होते हैं? मेंस होते हैं। ठीक उसी केस में विमेंस का भी होता है, विमेंस का भी वैसा ही कुछ है। आप आसानी से देख सकते हो, जिसमें क्लियरली देखने को मिलता है कि जो
कुछ वीमेन है जो सोसाइटी में बाहर जाकर काम करती हैं, मिडिल क्लास परिवार की औरतें भी देख सकते हैं आप लोगों ने, जैसे वो घर में या फिर ऑफिसेज में जाती हैं। गरीब परिवार की तो औरतों के तो पूरा का पूरा तरीके से डिपेंडेंट जीवन ही रहता है कि हाँ उनको बाहर जाकर काम करना है, दे हैव टू वर्क फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात आ जाती है जिसको हमको देके चलना है, ठीक है। तो इन दोनों को भी लेके चलना है। अब एक और आ जाता है कि हमारे डिवीजन ऑफ लेबर में एक बहुत ही बड़ी खतरनाक बात ये है कि इतना डिवीजन होने के बावजूद भी हमारी सोसाइटी के हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, हाफ ऑफ द सोसाइटी, मतलब पूरे के पूरे मानव समाज का आधा हिस्सा महिलाओं को अभी भी इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है। अभी भी उनका पब्लिक में रोल वैसे ही कमजोर माना जाता है। अभी भी उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम में मिनिमम माना जाता है। अभी भी वो सोसाइटी में उतना ज्यादा रोल नहीं लेकर आती हैं, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी भी वी आर क्रिपल्ड फ्रॉम द थॉट्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। इसी थॉट की वजह से ये जन्मा और इसी के वजह से यहाँ पर दो टास्क बने, क्या, मेल टास्क एंड फीमेल टास्क, ठीक है। जहां फीमेल्स को क्या कंसीडर किया गया कि यू हैव टू वर्क फ्रॉम इंडोर एंड दे हैव टू वर्क फ्रॉम आउटडोर, ठीक है। तो ये किसकी वजह से बना है, ये जो थॉट है वो किसके वजह से पैदा हुई है, तो इस स्टीरियोटाइप के वजह से ये थॉट पैदा हुई है और अभी तक इसी स्टीरियोटाइप के वजह से ये थॉट जिंदा है, ठीक है। तो इसको कंसिडर करते हुए चलना है। अब अगर हम बात करें कि वुमेन हर एक सोसाइटी में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि हम लोग अभी भी महिलाओं को देखते हैं कि दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वल, तो अभी भी इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, दे आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल। तो इस इक्वालिटी को लाने के लिए हमें कुछ करना होगा और इसके लिए महिलाओं ने खुद ब खुद अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आकर विमेन्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, विमेन एसोसिएशंस बने हैं, विमेन एसोसिएशंस बने हैं और उन विमेन एसोसिएशंस ने इस चीज के लिए कि हाँ ये जो डिफरेंस है ना, ये जो लाइन बनी है कि हाँ हम लोग अनइवन है, हम लोग अनइक्वल है, इस लाइन को मिटाने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। इन लोगों ने काफी ज्यादा दूसरे देशों में मास प्रोड्यूस किया है। वो लोग चाहते हैं कि इन लोगों को पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस स्टेटस मिले ऑफ इक्वालिटी, स्टेटस ऑफ इक्वालिटी, ये यही चाहती हैं। इनका थॉट यही है कि पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ इक्वालिटी, हमको तो यही चाहिए, बस इतना ही दे दो हमको, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और यही एजिटेशन, यही डिमांड उनको और ज्यादा इंस्पायर कर रही है कि हाँ हमें आगे की तरफ बढ़ना है, हमारी थॉट्स को और इंक्रीज करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे इस पूरे के पूरे थॉट के रिगार्डिंग। अब आइए आगे की तरफ देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अब यहां पर जो विमेन्स ने क्लियरली कहा है कि वी वांट सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस, और ये विमेन एसोसिएशन बने हैं और ये उनका आइडियोलॉजी, ये दोनों चीजें साथ में मिलकर क्या कहलाती हैं, द वांट ऑफ, ये दोनों चीजें साथ में मिलकर क्या कहलाती हैं, ये दोनों चीजें साथ में मिलकर कहलाती हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। एक वैसा आंदोलन, एक वैसी थॉट जहां पर लोग, जहां पर विमेन्स अपनी पॉलिटिकली एंड लीगल स्टेटस ऑफ इक्वालिटी के लिए लड़ रही हो, उनको क्या कहते हैं, उसको फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट कहते हैं। क्या होता है इस फेमिनिस्ट मूवमेंट में, तो ये वैसे टाइप के मूवमेंट होते हैं जो महिलाओं को, जो इन औरतों को क्या दिलाने की कोशिश करते हैं, एक सोशल स्टेटस दिलाने की कोशिश करते हैं ऑफ इक्वालिटी, ताकि इसके जरिए वो क्या कर सकें, अपना करियर अपॉर्चुनिटी चुन सकें, अपनी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी चुन सकें, अपनी पॉलिटिकल स्टेटस को डिसाइड कर सकें, अपने सोशल डिमांडिंग नेचर में खुद को अडाप्ट कर सकें। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया टर्म है, इसको कंसिडर करते हुए चलना है। अब पिछले काफी साल में ये एक टर्म हमारे लाइफ के दिमाग में बैठ गया है कि पूरे के पूरे सोसाइटी में फेमिनिस्ट मूवमेंट को जनरेट करना है, ताकि ये जो एक बार है ना, इस बार को डिसअपियर करा दिया जाए,
ताकि ये इक्वालिटी प्रोड्यूस हो जाए। और इसी का नतीजा है कि पिछले काफी साल में फेमिनिस्ट मूवमेंट काफी ऊंचाइयों पर रहा है। You and I are the generation of the person who didn't even have seen the 1% of feminist movement। हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हमने और आपने अभी 1% ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट भी नहीं देखा है, और उसके बाद सोचो कितना हुआ होगा। अभी भी थॉट चल ही रही है, अभी 1% भी फेमिनिस्ट मूवमेंट पिछले 5 साल में नहीं हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हो कि इतना सोशल स्टेटस जहां पर इंडोर रहना था, वहां से निकलकर हम कहां तक आ गए, यहां तक आ गए हैं जहां महिलाओं को सिर्फ इंडोर के काम करने के लिए डिजाइन किया गया था कि हाँ यार दे आर सेक्सुअली डिवीजन ऑफ लेबर। और हाँ, हमारी पॉलिटिकल स्टीरियोटाइप ये कहती है, सोशल स्टीरियोटाइप ये कहती है कि महिलाओं को अंदर ही रहना है। एंड आज का युग जहां पर हम देख सकते हैं कि वर्किंग क्लास में हर जगह साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, लीडर्स, यूनिवर्सिटी लीडर, हर जगह इनको हम देख सकते हैं, देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि क्या होता है फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद। फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद ना ये दोनों चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन जो है, जेंडर डिवीजन, फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद इसको एक पॉलिटिकल डिपिक्टेशन मिलने लगता है। क्या मिलने लगता है? पॉलिटिकल डिपिक्टेशन। What do you know about political depiction? Political depiction means for इनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलने लगता है कि हाँ इनके रिगार्डिंग भी नियम बनाने हैं, इनके रिगार्डिंग भी काम करना है, इनके रिगार्डिंग भी इश्यूज को लाने हैं। ठीक है, तो इसी वजह से फेमिनिस्ट मूवमेंट में चेरिशमेंट देखने को मिली है। क्यों चेरिशमेंट देखने को मिली है? कि ये लोग, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट पॉलिटिकल डिपिक्टेशन लाएंगे, पॉलिटिकल डिपिक्टेशन इनकी इक्वालिटी को जनरेट करेगा, और आज जिस सोशल स्टेटस पे हम हैं उससे और इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब अगर इस डिपिक्टेशन की बात हो रही है तो क्लियरली ये कहा जा सकता है कि सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं, सोसाइटी की जो एडाप्टेशन बनी है, जिस हिसाब से हमारा सोशल इंटीग्रेशन हुआ है, इसमें क्लियरली कहा गया है कि ये जो मूवमेंट है इसने हर देश पर अलग अलग काम करना शुरू कर दिया है। और ये आप आसानी से अपने बुक के बार ग्राफ में देख सकते हो कि विमेन्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर वर्किंग देन मेंस। मतलब ये लोग हर दिन मर्दों से 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा ही काम करते हैं, और ये विजिबल भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट paid for the work that they have done. Their work did not even come to count in GDP। इसी वजह से इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि मर्दों से 1 घंटा ज्यादा औरतें काम करती हैं हर बार, और इनका वर्किंग वे भी इनसे, मर्दों से ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन इनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि इनके द्वारा किए गए इंडोर वर्क्स जेनरेट नहीं करते क्या? मनी। और मनी जनरेट नहीं करते, इसके वजह से जीडीपी नहीं में आ पाते, और जीडीपी में काउंट नहीं हो पाते, इसीलिए इनको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती कि दे हैव डन सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वर्क। और इसीलिए अगर विमेन मनी जनरेटिंग काम करना शुरू कर देती हैं, इनकम जनरेटिंग काम करना शुरू कर देती हैं, देन they could be considered more and more equal in the society। तब कहा जाता है कि हाँ अब बराबर हैं। ठीक है, कब? जब वो स्टीरियोटाइप की वजह से, जब वो इनकम लाने लगती हैं तब। अब ये स्टीरियोटाइप बहुत ही बुरा है। अब हमारे जैसे कंट्री में तो ये एक बहुत ही बुरा नेचर को डिपिक्ट करता है। क्यों डिपिक्ट करता है? क्योंकि हमारे यहाँ की सोसाइटी इक्वालिटी वाली कभी थी ही नहीं। इवन तो अगर हम बात करनी शुरू करें तो पुराने सोसाइटी में एक कंट्री ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ कंट्री है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्री ग्रुप्स है, स्कैंडिनेवियन। हाँ, तो इस ग्रुप के बारे में बात करें तो ये एक वैसी ग्रुप ऑफ कंट्री है जहां पर पहले से ही मेंस एंड वुमेन्स आर कंसिडर्ड मोर एंड मोर इक्वल। यही के लोग वाइकिंग्स कहे जाते थे। दे आर कंसिडर्ड एज द रेडर्स ऑफ यूरोप। ये लोग यूरोप को रेड करते थे, सोचो। तो ये लोग पहले से ही बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड माने जाते थे। इनकी स्टीरियोटाइप थॉट नहीं थी। इनका मानना था कि वी आर लिविंग इन अ सोशली इक्वल सोसाइटी जहां पर मेन एंड वीमेन आर नन अदर डिफरेंट देन वन अनदर। वो लोग
वॉरियर्स की तरह ट्रेन करते थे मेंस एंड वुमेन्स को, और दोनों को सिमिलर रखते थे, कोई प्रॉब्लम कोई झमेला नहीं होता था। तो इनकी सोसाइटी इक्वल थी। इसी वजह से उनकी पुरानी स्टीरियोटाइप ही ये कहती थी कि आपको कैसे रहना है, इक्वल रहना है। आपको कैसे रहना है, इक्वल। आपको इक्वल इक्वल। और ये थॉट स्कैंडिनेवियन लोगों के दिमाग में बैठ गई है। और इसी वजह से इसकी कुछ कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज, जैसे फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, और इसके अलावा डेनमार्क हो गया, ये सब कंट्रीज में अभी भी इक्वालिटी देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्री की स्टीरियोटाइप ही वैसी थी जहां पर सोसाइटी को इक्वल जनरेट किया गया था। अब ये थॉट हमारे दुनिया में क्यों नहीं हो पाती, हमारे थॉट सोसाइटी में क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इस स्टीरियोटाइप ने ना एक चीज जनरेट कर दी है जिसका नाम क्या है हमारे सोसाइटी में, बहुत ही बढ़िया नाम है, जिसका नाम है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की, पैट्रियार्की मतलब क्या होता है, अ रूल ऑफ सोसाइटी विच इज मेल डोमिनेटिंग। क्या, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। पैट्रियार्की मतलब पितावाद, पितृवाद, जिसके अंदर द प्रॉपर्टीज ऑफ फादर विल बी गिवन टू सन एंड द प्रॉपर्टी एंड द पावर ऑफ फादर विल बी मोर देन ऑफ द मदर। इसी वजह से पेट्रियार्कल सोसाइटी है। और इसी एक बड़े प्राइम रीजन की वजह से हमारा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो क्रम्बल कर रहा है, बहुत ही मुश्किल में है। क्यों, क्योंकि हम इक्वालिटी नहीं हासिल कर पा रहे हैं आज तक। इसी वजह से ऑपरेशन, सप्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेजेस देखने को मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्टीरियोटाइप नहीं हमारे सोसाइटी का बना दिया है, पैट्रियार्की बना दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया डिड नॉट ऑलवेज हैव पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल सही है, इंडिया डिडंट ऑलवेज हैव द पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, क्योंकि अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन was totally matriarchal society, जहां पर प्राइम गार्डियंस किसको माना जाता था सोसाइटी का, महिलाओं को। फीमेल्स आर कंसिडर्ड प्राइम गार्डियंस ऑफ सोसाइटी। लेकिन उसके बाद वो सिविलाइजेशन ही गायब हो गई और एक नई सिविलाइजेशन बनी ना, तो उसमें पेट्रियार्की का जन्म हुआ। पेट्रियार्की एक थॉट है जिसमें क्या कहा जाता है, जिसमें फादर्स और द मेल डोमिनेंट सोसाइटी इज जनरेटेड। ठीक है, समझ में आया, इतने में प्रॉब्लम नहीं रही। तो आइए अब देखते हैं आगे कि इन डिस्क्रिमिनेशन इन पेट्रियार्कल सोसाइटी के सपरेशन, ऑपरेशंस, नॉट इक्वल राइट्स, नॉट इक्वल थिंग्स से हम कैसे टैकल करें, और ये पहले प्रॉब्लम कौन कौन सी है, तो आइए देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटीज। आइए, तो सबसे पहले इसका हेडिंग ही देते हैं, द प्रॉब्लम्स problems faced by women due to gender inequalities। सबसे पहले जो हमारा नाम आएगा ना, इसमें हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं कि ये एक लंबी, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि भाई इंडिया का अलग अलग इलाके में, अब देख लो सेक्स रेशियो ही देख लो। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, सेक्स रेशियो। कहानी खत्म, इसी से स्टार्ट करते हैं। असल मायने में ये क्या होता है, ये सबको पता होगा। द नंबर ऑफ, ये तो पता है ना, द नंबर ऑफ मेल पर द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 ऑफ मेल इज कंसिडर्ड एज सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जहां इतना स्टीरियोटाइप है, जहां इतना रिलीजियस डिवीजन है, वहां पर हम लोग अब एक बहुत ही ज्यादा सेक्स रेशियो में अंतर देखते हैं। ऐसा क्यों देखने को मिलता है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। इसी वजह से सब लोग क्या चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मेल चाइल्ड ही पैदा हो, मेल चाइल्ड ही पैदा हो। और इसीलिए इंडियन पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि
सन को रखने की कोशिश करते हैं और डॉटर या गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसको सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन भी कहा जाता है। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, जिसको कॉमन टर्म में अब हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल फर्टिसाइड। फीमेल फर्टिसाइड। अभी दो टर्म यहां पर आएंगे, हम उन दोनों को देखते हैं। सेक्स रेशियो इंडिया में, इन इंडिया इट हैज गॉन टू 946, हाँ 946 पर 1000। ये देखो इतना हो गया है इंडिया में, मतलब इसके वजह से हो चुका है इतना, और अभी हम लोग कोशिश करते ही जा रहे हैं, और ज्यादा इंक्रीज होते ही जा रहा है यार। कई बार कुछ लोग कहते हैं डाटा अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, हर साल अलग डेटा बनता है। बिल्कुल सही, अलग डेटा हर साल बनता है, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये किस वजह से हो रहा है, द वांट ऑफ मेल चाइल्ड, और इसके मेल चाइल्ड की वांट हो रही है बहुत ज्यादा। अब इस मेल चाइल्ड की वांट को आप कैसे रोक सकते हो? अब तो हर बार सेक्सुअल डिटर्मिनेशन नहीं ना हो सकता, हर बार बच्चे का हम लोग डिसाइड तो नहीं कर सकते कि हाँ मेल चाइल्ड ही बनेगा। तो अगर फीमेल चाइल्ड पैदा हो रहा है तो उस वक्त क्या होता है, तो उस वक्त ना फीमेल फर्टिसाइड होती है, फीमेल फर्टिसाइड। आजकल फीटस के जेंडर्स पता चल जाते थे, इसीलिए फीमेल फर्टिसाइड बहुत ज्यादा हो रहे थे, यानी कि सेलेक्टिव सेक्स को रोक दिया जा रहा था, यार यही बच्चे पैदा नहीं होंगे, और इसी वजह से महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा गिरी। अब गवर्नमेंट हैज बैंड द फीमेल फर्टिसाइड, मतलब पूरी तरीके से सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन तो करना ही नहीं है, और डॉक्टर्स को भी बैन कर दिया गया है कि एक फीटस का सेक्स बताना ही नहीं है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई जगह अल्ट्रासाउंड वगैरह की जो एजेंसीज होती हैं उन पे क्लियरली लिखा रहता है कि वी डोंट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, इसी वजह लिखा रहता है क्लियरली। ये होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है और हमें इसको बढ़ाना होगा। अब जब बच्चों की संख्या पहले बात तो ये आ गई, द वांट ऑफ मेल चाइल्ड आ गई है, इसी वजह से एक बात दिखाता है कि इंडिया की लिटरेसी रेट भी बिल्कुल इसी वजह से डिपेंडेंट निकलेगी। क्या होगा दूसरा टॉपिक निकल के आएगा हमारा, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, बच्चों को पढ़ने की संख्या। अगर आप देखोगे ना तो मेल चाइल्ड की लिटरेसी रेट और फीमेल चाइल्ड की लिटरेसी रेट ये दोनों अलग अलग होती है। मेल चाइल्ड की लिटरेसी रेट 74% है, जबकि फीमेल की 56% है। देख लो 1.5 गुना का अंतर है, 1.5 गुना कम थोड़ी होता है यार, मतलब 1/5 का अंतर आ जाना बहुत ही अलग बात होती है। 50% का अंतर है, यानी 50% महिलाएं कम पढ़ी हुई हैं, किसके रिगार्डिंग, पुरुषों के रिगार्डिंग। और ये दिखाता है कि सोसाइटी कितना स्टीरियोटाइप है कि जहां बच्चों के ऊपर ज्यादा जाने को मौका दिया जाता है। अब इसका कई रीजन हो सकता है, बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट कर देती हैं, तो और इस ड्रॉप आउट, ये इतना गैप क्यों है, क्योंकि जो बच्चियां होती है वो ड्रॉप आउट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉप आउट के पीछे का कई रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो इनकम हो सकता है, या फिर सोशल कॉजेज हो सकता है, या फिर हमारी सोसाइटी की स्टीरियोटाइप्स हो सकती हैं, या फिर पेरेंटल स्ट्रक्चर, द वांट ऑफ मेल चाइल्ड, यानी कि बच्चों को स्पेसिफिकली सेलेक्टिवली जेंडर के बच्चों को ज्यादा पढ़ाना हो सकता है। इसी वजह से लिटरेसी रेट भारत में बहुत ज्यादा गिरी है। अब भारत में बच्चों के लिए जब से इक्वल सर्व शिक्षा अभियान लाया गया है और सबको राइट टू एजुकेशन वगैरह दिया गया है, इसके बाद ये लिटरेसी रेट थोड़ी सी इक्वेट होने की कोशिश हुई है, और हमें अभी और इक्वेट करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा जिसके जरिए लोगों को लगे कि हाँ यार, स्पेंडिंग इन द गर्ल चाइल्ड ऑल्सो गिव्स यू आउटकम्स एज द स्पेंडिंग इन द बॉय चाइल्ड, मेल चाइल्ड। ठीक है, अगर आप इनमें एक्सपेंड करते हो तो उतना ही मिलेगा जितना इनमें स्पेंड करने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ह्यूमन रिसोर्स है ना। अब ये रहे चाहे ये रहे, दोनों के दोनों ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा हमेशा काम आता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब करियर अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी ये क्या होता है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अब देखोगे आप कि जो बच्चियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको ज्यादा हाई पोस्ट नहीं मिल पाती है, या फिर हाईली पेड सोसाइटी में नहीं जा पाती हैं। वो क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा हाई पोस्ट जो होंगी उन पे मेल देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर उनकी हायर एजुकेशन
हो ही नहीं पाई, लड़कियां हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाई और इसी वजह से हायर पोस्टेज पे हायर एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन लगता है और उस वजह से गर्ल चाइल्ड को थोड़ा पीछे रहना ही पड़ जाता है। एक प्रॉब्लम ये आ गई। दूसरा प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर हम बात कर ही रहे हैं तो उनमें महिलाओं को ज्यादा ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाता। अगर दिया भी गया तो उनको इक्वल पेमेंट नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल कहा यह जाता है कि एक कंपनी की लेडी सीईओ रहे और जेंट्स सीईओ रहे ना, तो जेंट्स सीईओ विल बी प्रिफर्ड मोर, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, क्योंकि सोशल स्टीरियोटाइप हमको वैसा करने को बोलता है, ठीक है। और इसी वजह से करियर अपॉर्चुनिटी में भी इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है, बहुत इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है करियर अपॉर्चुनिटीज में। तो कई बड़ी कंपनीज तो ऊपर जाने ही नहीं देती, वो तो कहती है ना, नहीं नहीं आपका आप जिस सेक्स से बिलोंग करते हो हम उन सेक्स को उतना ऊपर का पोस्ट नहीं देते। क्यों? तो कहते हैं कि सोशल डिफरेंसेस है, कई रीजन है, कहते हैं कि सेलेक्टिवली रीजन हो सकते हैं, जैसे आपको भेजने में, जैसे फॉर एग्जांपल एक सीईओ होने के वजह से आपको अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में, सिटीज में ट्रैवल करना होता है, हर सिटी सेफ नहीं होती, ठीक है। तो एज अ मेल वो उस सिटी में सेफ फील कर सकता है, वो खुद का टेक केयर कर सकता है, लेकिन एज अ फीमेल उस कंपनी को उन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी कहती है कि हाँ नहीं, आप लोगों को ज्यादा ऊंची प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ऐसा होता है, ऐसा कई बार देखने को मिला है कि कई बड़ी कंपनियों में सीईओ या हायर पोस्टेस पर महिलाओं को नहीं जाने दिया गया है। ये चीज रोकनी होगी, ये गलत है, इसको हमें कैसे भी करके कम करना होगा। और अभी भी इसके ऊपर काम जारी है और अभी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहे होंगे। आपने अलग अलग टाइप के कैंपेन्स का नाम सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले #MeToo कैंपेन आया था ट्विटर वगैरह पे, जिसके अंदर महिलाओं को और ज्यादा सपोर्टिव नेचर मिल रहा था, ठीक है। आया कि नहीं आया? तो इसीलिए इक्वल जॉब करते हुए ये बात आ गई कि इक्वालिटी नहीं थी। दूसरी बात, अगर काम इक्वल कर भी रहे हैं ना तो भी पेमेंट का लेवल अलग अलग होता था और इसी वजह से इनइक्वालिटी एंड पेमेंट थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या लाना पड़ा? चौथे नंबर पर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाना पड़ा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, रेम्यूनरेशन एक्ट लाना पड़ा। एक्ट, इसके अंदर क्लियरली क्या कहा गया? सेम वेजेस, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन। आप लोग ये सुनते होंगे, अभी कुछ दिन पहले आया था, आर्मी के स्टाफ ने किया था कि हाँ यार काम इक्वल है हमारा, तो हमको पेमेंट भी सिमिलर मिलनी चाहिए। तो ये कब आया था? ये आया था 1976 में। और उसके बाद इसी में क्लियरली क्या कहा गया था? इक्वल wages for equal work, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, यहां पे क्लियरली कहा गया था। इसी के वजह से मतलब उनको कम पेमेंट दिया जा रहा था और अब ये सोशल डिफरेंसेस को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ला दिया है, जिसके वजह से महिलाओं को जो वो काम करती हैं उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलना चाहिए और इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, एकदम बराबर का अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, ताकि वो खुद को बैकलैश्ड फील ना करें, ठीक है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दे डिड नॉट हैव इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इनको इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है। ऐसा इसीलिए हुआ है कि महिलाओं को हर जगह, अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, उनको हर जगह इतना इक्वली फिट कंसिडर नहीं किया जा रहा था कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन और उनमें काम कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए ये सब को रोका जा रहा था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो काफी कुछ कर दिया जिसके जरिए इक्वालिटी आ सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अलग अलग नियम ला दिए हैं। आपने 3 तलाक वाला केस सुना ही होगा, जिसको बैन कर दिया गया, डोमेस्टिक वायलेंस का ही था। और दहेज प्रथा पे, कितना दहेज प्रताड़ना होती थी, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी कुछ प्रिविलेजेस दे दिए। इसी वजह से फीमेल सोसाइटी अभी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन ये नहीं मिला है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास काफी ज्यादा कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह करके हम लोग एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन दिलाने की कोशिश करें। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के पंचायत चुनावों में, लोकल गवर्नेंस में 33% ऑफ द
सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल, ठीक है। गवर्नमेंट के लोकल चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है, इसमें 33% सीट को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, 1/3 ऑफ द सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। किसके लिए, महिलाओं के लिए, ताकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। और ऐसा ही फेमिनिस्ट किन के क्षेत्र में चाहती हैं, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव सिस्टम में, लोकसभा में चाहती हैं। और उनका ये थॉट है कि अगर लोकसभा में उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वो लॉज में अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। और कब उनकी हालात सुधरेंगे, जब वो लोकसभा में बैठकर नियम बनाएंगे अपने लिए, तभी तो उनके हालात सुधरेंगे। और इसी वजह से वो क्या चाहते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और इसी बात को लेकर वो 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स वाले टॉपिक को दिया भी गया है, किसके रिगार्डिंग में, लोकसभा में। लेकिन काफी समय से इन पर कोई बात नहीं हुई है। आप देखोगे कि आजकल हमारे सोसाइटी में बहुत ही रेयर, मतलब अगर 100 हम लोग नेताओं की बात कर रहे हैं तो 20 ही सिर्फ आपको फीमेल लीडर्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर यही हम बात लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की कर ले, अफ्रीकन कंट्रीज की कर ले, तो वहां ये आंकड़ा 45 to 55 के करीब करीब है, कि अगर 100 में से लोग हैं तो 45 तक आपको फीमेल लीडर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी रिप्रेजेंटेशन उनका इक्वल हो चुका है। और हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में देख लो ना, आप खुद ही अपने स्टेट का ही काउंट करो, आपके खुद के स्टेट में कितनी फीमेल सीएम बनी है, चीफ मिनिस्टर्स बनी है, या इंडिया के कितने फीमेल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, आप खुद काउंट कर लोगे तो आपको खुद अंदाज लग जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा अलग है और रिप्रेजेंटेशन पे हमें कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जेंडर डिवीजन एक सोशल डिवीजन है जिसका डिसएडवांटेज काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ये अदर डिवीजन के मुकाबले अलग ही है, क्योंकि ये ना एक ग्लोबल डिवीजन है। जेंडर जो है वो एक ग्लोबल डिवीजन है, पूरी दुनिया में हर जगह ऐसा डिफरेंसेस देखने को मिलते रहे हैं। इवन दो हमने तो 9th में एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आया था जहां पे सफरेज के बारे में बात हुई थी, कि महिलाओं ने कितना आंदोलन किया था, तब उनको सफरेज का राइट मिला था, थोड़ा सा वोटिंग राइट मिला था, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरी बात है, इसको हमें ठीक करना होगा। और अभी भी कोशिश हमारी यही है कि किसी भी तरह करके ये प्रॉब्लम्स को हटाया जाए। ये प्रॉब्लम्स है ना, इनको ओवरकम करने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। आपको पता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिलीजन।